हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे गालिब और गालिब के समय पे जो मुशायरेबाज थे या यूं कहें उनके साथ के जो शायर वगैरह थे जो गज़लें पढ़ते थे, उनके बीच में गालिब और उनके बीच में कैसी नोक-झोंक चलती रही, कैसे मज़े आते रहे, कैसे वो एक-दूसरे के मज़ाकिया अंदाज में तंज कसते थे, इन सब चीज़ों के बारे में। और गालिब की जो नोक-झोंक सबसे ज़्यादा रही है, सबसे पहले जिसके बारे में हम बात करेंगे वो हैं जौक, इब्राहिम जौक, जो कि बहादुर शाह ज़फ़र के महफ़िल में रहते थे या महल में रहते थे। उनके मुख्य शाही शायर थे वो, कह सकते हैं इस बारे में। और इस बात का दुःख गालिब को बहुत था, या यूँ कहें कि मलाल बहुत था। इसका कारण ये नहीं है कि मुझे क्यों नहीं बुलाया राजा साहब ने, इन्हें क्यों रख लिया अपने पास। उसका केवल एक कारण यही था कि उन्हें जौक के जो लिखे हुए अल्फ़ाज़ थे वो उतने पसंद नहीं आते थे। पता नहीं क्यों उन्हें ऐसा लगता था कि जौक थोड़ा-सा हल्का लिखते हैं, और इसी के चलते। और इसका एक कारण और भी हो सकता है, इसका कारण एक और भी हो सकता है, शायद ये जलन रही हो कि गालिब रस्तों के शायर रहे रहे हैं और जौक जो है ना वो महलों के। और इसकी थोड़ी बहुत जलन हो सकती है, क्योंकि हैं तो इंसान ही आखिर गालिब। और इसी के चलते रास्ते पे एक बार जब जौक साहब जा रहे थे पालकी पर बैठ के, तो गालिब के रास्ते से निकले जहाँ गालिब बैठे हुए थे, तो गालिब ने तंज कस दिया तुरंत उनके ऊपर और बोले, बना है साय का मुसाहिब, बना है साय का मुसाहिब, फिरे है इतराता, बगर ना शहर में गालिब की आबरू क्या है। इसका अर्थ ये है कि इस दुनिया में कुछ ऐसे लोग हैं, तंज कस रहे थे, अप्रत्यक्ष रूप से तंज कस रहे थे, तो कह रहे थे कि दुनिया में कुछ ऐसे शायर हो गए हैं कि जिन्हें शाही शाही संरक्षण मिल रहा है तो बड़े इतराते हुए घूमते हैं, और मैं उनसे अच्छा लगता हूँ, फिर भी मुझे रास्तों पर रहना पड़ रहा है। इसके बाद जौक ने क्या किया कि जौक की नज़र में आ गए चूंकि गालिब साहब, गालिब को उन्होंने अगले मुशायरे में बुलाया, जो बहादुर शाह जफर की महफिल में लगता था मुशायरा। काफ़ी लोग वहाँ पे आते थे, मोमिन आते थे, और जौक साहब भी पहुँचते थे, और भी कई लोग थे जो उस मुशायरे में भाग लेते थे, तो गालिब को भी बुलाया गया। और चूंकि गालिब जो थे ना, जो तंज कस चुके थे कि बना है साय का मुसाहिब फिरे है इतराता, मगर न शहर में गालिब की आबरू क्या है, ये जो तंज कस चुके थे, तो इसकी शिकायत जौक साहब ने कर दी थी बहादुर शाह जफर जी से, राजा थे उस समय के। तो महफिल में जब पहुंचे गालिब, तो उनसे ये शिकायत रखी है कि क्यों आप ऐसा ऐसा करते हैं। तो गालिब ने सीधा उत्तर दिया कि जी, ये तो मेरे नई गजल का एक हिस्सा है। अब चूंकि जौक के पास जवाब नहीं रहा, तो जौक साहब ने ये कहा कि ये झूठ बोल रहे हैं, एक काम करते हैं, अगर पूरी शायरी इनसे सुनेंगे या पूरी गजल इनसे सुनेंगे तो शायद फंस जाएं गालिब। और इसी चीज़ की मांग उन्होंने राजा के सामने रख दी, और राजा ने कहा गालिब से कि आप प्लीज़ सुना दीजिए, मतलब कृपया सुना दीजिए। तो गालिब हैं, गालिब ने तुरंत के तुरंत वहीं के वहीं बैठे हुए एक शायरी बनाई और सुना दी। और शायरी कुछ यूं थी कि हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो ये अंदाज गुफ्तगू क्या है। हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो ये अंदाज गुफ्तगू क्या है। अंदाज गुफ्तगू मतलब बात करने का तरीका क्या है ये। हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो ये अंदाज गुफ्तगू क्या है। रगों में दौड़ते फिरने का मैं नहीं कायल, रगों में दौड़ते फिरने का मैं नहीं कायल, गर आंख ही से न टपका तो फिर लहू क्या है। अब गालिब का ये शायरी, उस समय जौक साहब इतने इतने भावुक हो गए, भावुक क्या कहें, इतने कायल हो गए इस शायरी के, और खुद बहा कर बैठे। और इसके बाद क्या हुआ, यूं कि गालिब हर महफिल में आने जाने लगी, हर महफिल में उनकी महफिलें लुटने लगी, और जौक साहब भी उनका लोहा मान गए, बहादुर शाह जफर साहब भी उनका लोहा मान गए। और फिर गालिब जो उठे ना दिल्ली में, कभी भी पीछे ना हटे, और कोई भी उन्हें पीछे नहीं खींच पाया। इससे पहले जौक साहब ही उन्हें कहते थे कि आप कठिन हैं थोड़ा सा जानना आपको, और यही लोग उनका मजाक उड़ाते थे। जब उन्होंने अपना सरल तरीका अपनाया, ये जो शायरी आपको अभी सुनाई है, इसके बाद से जौक ने उनका सम्मान करना शुरू किया, और लोगों ने भी उनका सम्मान शुरू करना। इसके बाद अगर हम बात करें कि गालिब ने तो बहुत कुछ कहा है जौक साहब के बारे में, और वैसे भी बात करते रहते थे कि यहाँ के लोगों को मेरी शायरियाँ समझ में नहीं आती हैं, मेरी गज़लें समझ में नहीं आती हैं। और खुदा को लेके भी जो तंज कसा था, वो भी इन्हीं की वजह से कसा था कि खुदा को भी शायद मेरी शायरियाँ समझ में नहीं आती हैं, इसलिए वो भी मेरी नहीं सुनते हैं। पर एक पक्ष से ही ये तंज नहीं चल रहा था। गालिब जो तंज कसते थे जौक के ऊपर वो अलग है, जौक भी गालिब के ऊपर कई बार तंज कसते थे उनकी कठिन शायरियों को लेकर। कठिन शायरियों के ऊपर जो तंज कसते हुए उन्होंने शेर लिखा था, वो शेर यूं है कि गुलो बुलबुल का तो मफहूम समझ आता है, ये अंका का क्या जिक्र है तुम्हारी बातों में।
अब इसका अर्थ ये है कि जौक साहब कह रहे हैं अपनी शायरी में गालिब को तंज कसते हुए, और गालिब के सामने ही ऐसा बोल रहे हैं और अपने दोस्तों के बीच में या तो फिर बोल रहे होंगे। उन्होंने कहा कि बुलबुल वाला जो शब्द है ना, बुलबुल का मतलब, इसका तो मतलब मुझे समझ में आ रहा है, जो बुलबुल मतलब सरल शायरी जो हम लोग बोल रहे हैं उसका तो मतलब लोग समझ ले रहे हैं, लेकिन अंका अंका मतलब होता था एक काल्पनिक पक्षी। इस काल्पनिक पक्षी का क्या मतलब है ये समझ में नहीं आ रहा है। मतलब ये गालिब की पक्षी तंज था कि जो हम लोग आसान शायरियां बोल रहे हैं वो तो लोग समझ पा रहे हैं, पर जो तुम कठिन शायरियां बोल रहे हो ना उसे कोई नहीं समझ पा रहा है, और फिर तुम उम्मीद भी रख रहे हो कि हम लोग तुम्हारी तारीफ करें या तुम्हें महफिल में सबसे अच्छा शायर समझा जाए। जौक यहीं पर आकर नहीं रुके। जौक ने गालिब के सामने जो उनके तंज कसे हैं गालिब को लेके वो तो है ही है। कभी चर्चा में ऐसा रहता था कि जब गालिब मशहूर हो चुके थे तो बहादुर शाह जफर जी ने ये कहा कि गालिब एक बार जेल भी जा चुके थे, तो यूं चर्चा चल रही थी कि बहादुर शाह जफर जी जो थे वो बहुत कायल थे गालिब के, और वो चाहते थे कि गालिब यूं ऐसे गलत काम ना करें कि उन्हें जेल जाना पड़े। तो उन्हें नौकरी देने का वादा, मतलब ऐसा सोचा था एक बार बहादुर शाह जफर जी ने, और उन्होंने चर्चा की इनसे, जौक साहब से कहा कि मैं अपने छोटे वाले बच्चे को गालिब से पढ़वाना चाहता हूँ फारसी। तो अब जौक, चूंकि यहाँ पे तंज चल रहा है ना, एक दूसरे के बारे में जो बात चल रही है कि कैसे गालिब तंज करते थे, कैसे जौक गालिब पे तंज करते थे, तो जौक ने यहाँ पे तंज किया। जब राजा ने उनसे कहा कि मैं अपने छोटे बच्चे को फारसी पढ़वाना चाहता हूँ गालिब से, तो राजा ने जौक ने तंज कसते हुए राजा से कहा कि शायर तो वो अच्छा है पे बदनाम बहुत है, शायर तो अच्छा है पे बदनाम बहुत है। अब यूं कहें कि ये जौक साहब ने कहा जरूर है पर लिखा हुआ खुद गालिब का ही है, पर इसी को तंज बना के राजा के सामने जौक बोलते हुए दिखे थे। गालिब और जौक के बीच में जीते जी तो टकरार बनी रही, पर गालिब कायल भी जौक के थे। जो जितनी सरलता से वो शायरियां कह देते थे, गहराई गालिब चाहे ना मानते हो उनकी शायरियों में, पर जो सरलता उनकी शायरियों में रहती थी, जो कठिन शब्द, कहने का मतलब कठिन भाव जो सरलता से इब्राहिम जौक बोल देते थे, गालिब को वो चीज अद्वितीय लगती थी। ऐसा लगता था कि जौक जिस तरीके से चीजों को बोल देते हैं अपने शायरी में, अगर मैं वैसा बोल पाता तो शायद और अच्छा शायर होता। और जब मरे वो, जौक साहब ने जब इस दुनिया को छोड़ा, तो गालिब बहुत दुखी थे, और इसी दुख के क्षण में गालिब ने ये शेर लिखा था उनके ऊपर, जौक के ऊपर। और शेर कुछ यूं था कि देखना तकरीर की लज्जत की जो उसने कहा, मैंने जाना यूं कि गोया ये भी मेरे मन में था। अब इसका अर्थ ये है कि गालिब जब जौक साहब इस दुनिया को छोड़ चुके थे, तब गालिब ने इसका ये वाला शेर कहा था, और इसका अर्थ ये निकला या निकाला गया कि जिस तरीके से जौक साहब सरलता से चीज़ों को बोल देते थे और कठिन चीज़ों को, जो कठिन भाव थे उनको अपने शब्दों में उतार देते थे, गालिब को ऐसा लगता था कि ये भाव मेरे मन में भी थे, पर मैं इन चीज़ों को बोल नहीं पा रहा था जितने अच्छी तरीके से जौक साहब ने बोल दिया। उनको याद करते हुए या यूं कहें उनकी श्रद्धांजलि में ये चीज़ उन्होंने बोली।